मूवी स्टोरी में दिखाया जाता है कि दो टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब ये दोनों बच्चे आगे कैसे सरवाइव कर पाएंगे, इसी बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हम रूबी को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ हॉरर मूवी देखने के लिए आई है, लेकिन उसे घर पहुंचने में बहुत लेट हो जाती है, जिससे कि अगले दिन उसके पेरेंट्स उसे बहुत डांटते हैं। फिर उनके पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी आता है, इस पर ये डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं और इसी बहाने रूबी भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली जाती है। और आज भी इधर लौटने में देरी हो गई थी और तभी इनके घर पुलिस आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों बच नहीं पाए। ये सुनकर रूबी रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में इनका फ्यूनरल दिखाया जाता है। रूबी का भाई रेड अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हुए रोने लगता है। तब वहीं पर खड़े हस्बैंड वाइफ, जिनका नाम मिस्टर एंड मिसेस ग्लास होता है, उन्हें संभालते हैं, क्योंकि ये दोनों उनके पेरेंट्स के फ्रेंड होते हैं। अब इनका मामा जैक भी यहाँ पहुँचता है और ये 10 साल बाद इनसे मिलने आता है, इसलिए रूबी उससे नाराज होती है। तब जैक उसे मनाते हुए कहता है कि अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फिर उनका लॉयर रूबी से मिलने आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम दोनों के लिए इतने पैसे छोड़े हैं कि तुम्हें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। रूबी पैसों के बारे में पता करती है, पर लॉयर ये बात अभी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम अभी टीनेजर हो और उन्हें मिस्टर एंड मिसेस ग्लास को उनका लोकल गार्डियन बताता है, क्योंकि वो इन्हें लेने आए हैं। अब क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस ग्लास का कोई भी बच्चा नहीं होता, इसलिए वो इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें अपने घर ले जाते हैं। इनका घर बहुत बड़ा होता है। रूबी और रेड को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उन दोनों को एक ही रूम दिया जाता है। रूबी ऐसा करने के बारे में पूछती है तो टेरी उसे कहता है कि ये बस ऐसे ही टेम्परेरी है और बहुत जल्दी ही तुम लोगों को अलग अलग रूम मिल जाएगा। अब रात में रूबी को नींद नहीं आ रही थी और इसलिए वो स्विमिंग करने के लिए जाती है, पर उसे लगता है कि यहाँ पर उसे कोई छुपकर देख रहा है, तो वो वापस रूम में आ जाती है। फिर अगले दिन वो अपने नए स्कूल में जाती है। अब ये स्कूल उसके पुराने स्कूल जैसा नहीं होता, फिर भी वो एडजस्ट करती है। अब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि एडन ने उसे कपड़े और उसके भाई को वीडियो गेम गिफ्ट की है। ये देखकर ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसके नए स्कूल के बारे में बताती है। ये कहती है कि ये स्कूल उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ रहना तो पड़ेगा ही। ये सब बातें एडन सुन लेती है। वो उससे कहती है कि अब से तुम्हें यहीं रहना होगा, तो स्कूल में फ्रेंड्स भी बनाने होंगे, तो जितनी जल्दी हो सके एडजस्ट करना सीख लो। अब रूबी को ये जानकर बुरा लगता है कि एडन छुपकर उसकी बातें सुनती है। फिर जब रात को वो स्विमिंग कर रही होती है, तब टेडी उधर आता है। उसे देखकर टेडी के मन में बस एक ही ख्याल आता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक लेता है। फिर वो उसे टॉवल देते हुए कहता है कि इस तरह से रात में स्विमिंग मत किया करो, क्योंकि इससे तुम बीमार हो सकती हो। फिर अगले दिन स्कूल क्लास था, जहाँ उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जो कि एक एक्सीडेंट के ऊपर होता है। अब ये देखकर रूबी को अपने पेरेंट्स की याद आती है। वो सोचती है कि शायद उसके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। अब इससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। तब एडन उसे दवाई देती है। वो देखती है कि एडन के पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वो पूछती है कि ये किसकी दवाइयाँ हैं, पर एडन उसे ठीक से कुछ नहीं बता पाती। अब रात को टेडी और एडन झगड़ रहे होते हैं और रूबी उन्हें देख रही होती है। तब टेडी भी उसे देखता है और फिर अगले दिन वो उसे डिनर पर बाहर ले जाता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जिस पर रूबी कहती है कि सब कुछ ठीक ही है, पर ये स्कूल थोड़ा अजीब है और कल रात मैंने तुम दोनों को झगड़ा करते हुए भी देखा। तब टेडी उससे कहता है कि पति पत्नी में ये सब चलता ही रहता है, तुम इस पर ध्यान मत दो। अब घर लौटते टाइम टेडी वो तेज गाड़ी चलाता है, जिस पर रूबी उसे धीरे चलाने को कहती है, जिस पर वो गाड़ी रोक देता है और रूबी के नज़दीक आने की कोशिश करता है, पर रूबी से डर रही होती है, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। घर पहुंचकर वो देखती है कि एडन खुद को इंजेक्शन लगा रही है। रूबी को ये थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो अपने लॉयर के साथ इस बारे में डिस्कस करती है, जिस पर उसका वकील उससे कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है और अगर तुम इनके साथ नहीं रह पाई तो तुम्हें अनाथालय में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रूबी इस पर विश्वास कर लेती है। फिर एक दिन वो टेडी से मिलने उसके ऑफिस जाती है। वहाँ कुछ और लोग भी थे जिनके साथ टेडी का झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि टेडी ने इनसे लोन ले रखा होता है, पर वो टाइम से उसे चुका नहीं पा रहा था। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे चली आती है। वहाँ उसे उसके पेरेंट्स की कार दिखती है। वो सोचती है कि इसका तो एक्सीडेंट हुआ था। घर आकर वो उसके पेरेंट्स की डेट की न्यूज़ सर्च करती है और उस पर लिखा था कि वो दोनों तो BMW में थे, पर उसके पेरेंट्स के पास तो BMW थी ही नहीं। वो अपने वकील को कॉल करके इसके बारे में पता करने के लिए बोलती है। अगले दिन स्कूल में उसे एक असाइनमेंट सबमिट करना है, पर वो उसे कंप्लीट किए बिना ही सो जाती है। टेडी जब ये देखता है तो वो उसका असाइनमेंट कंप्लीट कर देता है। सुबह जब ये रूबी देखती है तो उसे अच्छा लगता है और वो उसे जाकर थैंक्स कहती है।
इसके बाद रूबी से मिलने एक सोशल वर्कर उसके स्कूल आती है और रूबी के वकील ने ही उसे भेजा होता है। रूबी उसे सब कुछ बताती है और वो ये भी कहती है कि उन दोनों भाई बहन को एक ही रूम में रहना पड़ता है, जिस पर वो चेक करने के लिए उनके घर पर जाती है। टेडी को पहले गुस्सा आता है क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और बाद में वो भी साथ देता है क्योंकि उसने पहले से ही रूबी और उसके भाई के कमरे अलग कर दिए थे। अब रूबी का भाई भी टेडी और ईडन के बारे में सब अच्छी ही बातें बताता है। तो ये सब सुनकर सोशल वर्कर कन्विंस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर रूबी को अपने भाई पर गुस्सा आता है। अभी उसे डस्टबिन में उसे उसके कॉलेज का एक लेटर मिलता है। टेडी ने उसके कॉलेज को मना कर दिया था और $30,000 खुद ही हड़प कर लिए थे। रूबी के मामा ने उसे लेटर भेजा था पर टेडी ने वो लेटर भी उसे नहीं दिया। उधर उस पर रूबी का फ़ोन नंबर भी होता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब ये सब चीज़ों से काफ़ी अजीब लग रही थी तो वो अपने वकील को इस बारे में ईमेल करके बताना चाहती है पर टेडी ने उसकी ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दिया होता है। इसके बाद वो टेडी को फ़ोन पर किसी के साथ बात करते हुए पाती है, इस पर टेडी कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके सभी पैसे वापस कर दूंगा और अब तो मेरे पास सिर्फ $30,000 ही हैं। वो भी समझ जाती है कि ये वही पैसे हैं जो उसके कॉलेज से वापस आए हैं। वो समझ जाती है कि टेडी उसके पैसों के पीछे पड़ा है। फिर अगले दिन स्कूल से वो अपने वकील को कॉल करती है। वो बताता है कि उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स जिस कार में थे वो कार टेडी की थी। अब रूबी को टेडी के ऊपर शक हो गया था। उसे लगने लगा था कि टेडी ने ही उसके पेरेंट्स का मर्डर किया है। टेडी ने जो असाइनमेंट उसके लिए लिखा होता है वो कॉपी किया होता है, इसलिए रूबी की टीचर उसे पकड़ लेती है। टेडी चाहता है कि रूबी को इस स्कूल से निकाल दिया जाए ताकि उसके पैसे भी बच जाएं। वो समझ चुकी थी कि दोनों बहन भाई इस घर में सेफ नहीं है, इसलिए आधी रात को ये दोनों टेडी की कार चुरा कर भागने लगते हैं। पर टेडी जाग जाता है और उनका पीछा करता है। अब एक चेक पोस्ट पर पुलिस रूबी को रोक लेती है क्योंकि वो गाड़ी के पेपर और लाइसेंस देखना चाहते हैं। रूबी के पास तो ये कुछ नहीं होता, इसलिए वो बहाने बनाने लगती है। तभी टेडी भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें अपने साथ घर वापस ले जाता है। रूबी कहती है कि तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मारा है, जिस पर टेडी इनकार करता है। वो कहता है कि उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें एक अच्छी कार दी थी और ज़्यादा तेज चलाने की वजह से उनकी डेट हुई थी। रूबी को उस पर भरोसा नहीं होता और वो भागने की कोशिश करती है पर टेडी उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। अगले दिन वो रूबी के बैंक जाकर और भी पैसे निकालना चाहता है, लेकिन बैंक मैनेजर को उस पर शक हो जाता है। उन्हें पता चल गया था कि टेडी ने पहले भी $30,000 निकाले थे, इसलिए वो रूबी के अकाउंट को ही ब्लॉक कर देते हैं। इस बात पर टेडी मैनेजर से झगड़ने लगता है पर इस बात का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ हम एडन को देखते हैं। वो एक डॉक्टर होती है और उसे डायबिटीज भी नहीं होती है और वो ड्रग्स लेती थी और ये ड्रग्स वो हॉस्पिटल से ही चुराया करती थी। जब हॉस्पिटल वालों को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने उसे निकाल दिया होता है। अब रात में ये दोनों फिर से झगड़ते हैं और अब इनकी बातों से पता चल जाता है कि रूबी के पेरेंट्स को इन्होंने ही मारा होता है और ईडन को इसलिए शर्मिंदगी होती है, इसीलिए वो ड्रग्स लेती है। पर टेडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इन दोनों की एक बेटी भी होती है जो कि अब जिंदा नहीं थी, लेकिन उसकी वीडियो देखते हुए रोने लगती है और गलती से कुछ ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है जिससे वो मर जाती है। रूबी जब ये देखती है तो वो अपने भाई को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर टेडी उन्हें पकड़ लेता है। ईडन की मौत की जिम्मेदार वो उन्हें ही ठहराता है। उन दोनों को बेसमेंट में बंद करके वो शराब पीकर सो जाता है। तभी दोनों एक गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर टेडी की कार लेकर ये भागने वाले ही होते हैं। तभी उनका वकील वहाँ पर आ जाता है। उसे भी अब टेडी पर शक होने लगा था। कुछ देर बाद लोन वाले आदमी भी उधर आते हैं और ये सब गैंगस्टर होते हैं। टेडी रूबी को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, तो वो वकील को मार देते हैं। फिर टेडी से लोन के बाकी पैसे मांगते हैं पर टेडी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। रास्ते में ब्रेक फेल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर रूबी और उसका भाई रोड पर पैदल चल रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला उनकी हेल्प करता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक्सीडेंट वाली जगह मिलती है और तब टेडी जिंदा होता है पर वो उन्हें ही मार देता है। अब वो रूबी और रीड की तरफ बढ़ने लगता है पर रूबी उसे गाड़ी से कुचल देती है और इससे उसकी मौत हो जाती है। अगले फिल्म में दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ उनका मामा था। अब ये दोनों बहन भाई उसके साथ ही रहने वाले हैं। इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।